दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 1 हफ्ते हो गए आज, लेकिन अब तक महाराष्ट्र को नई सरकार नहीं मिली है, नया मुख्यमंत्री, नई कैबिनेट नहीं मिल सकी है। क्या कारण है कि प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अब तक नया मुख्यमंत्री नहीं चुन पाए? इस्तीफा देने के बाद जो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं वो भी अपने गांव चले गए हैं, लेकिन अब तक 288 विधायकों वाली विधानसभा में नया मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिला। आखिर देवेंद्र फडणवीस का रास्ता कौन रोक रहा है? कौन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहता? 2 बार के मुख्यमंत्री, 5 सालों के और 80 घंटे के, उन्हें तीसरी बार 5 सालों के लिए कौन नहीं आने देना चाहता? क्या कारण है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है? और क्या कारण है कि देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी नए नेता को भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे? बड़ी विचित्र स्थिति है महाराष्ट्र में। आमतौर पर जीतने वाली पार्टी अपना नेता चुन लेती है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी जब नतीजे आए थे, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे नहीं बनेंगे, इन सब के बीच नया नेता चुन लिया गया था। मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। राजस्थान में भी नतीजे आए थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे बनेंगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, तमाम उहापोह के बीच वहां भी नेता चुन लिया गया और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही होता है। उड़ीसा का तो पता ही नहीं चला कि कब चुन लिए गए वहां पर मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। तमाम नामों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उहापोह को खत्म करते हुए कि रमन सिंह बनेंगे या नहीं बनेंगे, तमाम कयासों पर पर्दा लगा दिया और एक झटके में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। अब जो हालात बनते दिख रहे हैं उसमें महाराष्ट्र इस देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाला राज्य, उस राज्य में मुख्यमंत्री कौन हो, इसको लेकर माथापच्ची अब इस कदर जारी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी जीत को हार में तो नहीं बदल लेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी गलती तो नहीं करेगी जिस गलती के सहारे महाराष्ट्र की राजनीति पलट जाएगी। इन तमाम कयासबाजियों के बीच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, अब इस पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। पहले यह जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके समर्थन में कौन खड़ा है। देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में जो सबसे बड़ा खेमा है वो संघ का खेमा है और संघ के लोग चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। वो नागपुर से ही आते हैं, नागपुर से विधायक हैं, वहां मेयर भी रह चुके हैं, लेकिन मेयर के रास्ते तो रोकने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में उतना बड़ा समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है। सवाल उससे भी बड़ा है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल और 80 घंटे के मुख्यमंत्रित्व काल में और 28 महीने के उप मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसी कौन सी राजनीतिक गुस्ताखी कर दी जिस वजह से उन्हें मुख्यमंत्री मानने में दिक्कतें आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में उतनी पेचीदगी नहीं है जितनी पेचीदगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी में अब नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार को लेकर चर्चा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस एक स्थापित नेता है, महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही स्थापित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वह स्थापित है। ठीक वैसे ही जैसे अमित शाह है। अमित शाह गुजरात की राजनीति में भले ही स्थापित नहीं है, उनसे ज्यादा दूसरे खेमे की चलती है वहां पर, लेकिन देश की राजनीति में बीजेपी के अंदर अमित शाह स्थापित है। कमोबेश वही स्थिति देवेंद्र फडणवीस की है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनाने का मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के बाद एक और बड़े राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री हो जाना जो दिल्ली में शाह नीति के इशारे पर काम नहीं करेगा। लेकिन क्या शाह नीति इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है? और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तब संघ की तरफ से दूसरा दबाव यह आ रहा है कि फिर देवेंद्र फडणवीस के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान दे दी जाए। और देवेंद्र फडणवीस यदि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, वो तो सहर्ष स्वीकार कर लेंगे मुख्यमंत्री की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। लेकिन सवाल यह है
कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बन गए तो जेपी नड्डा वाले अध्यक्ष नहीं रहेंगे, फिर उनकी गिनती एक ताकतवर अध्यक्ष की तरह होगी, नितिन गडकरी जैसे अध्यक्ष की तरह, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे अध्यक्ष की तरह, जो पार्टी में बड़े से बड़े फैसले ले सके। तो दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर काबिज गुजरात लॉबी देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करने को रत्ती भर भी तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्लेसमेंट करना है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के पद पर प्लेसमेंट होता है तो दिल्ली में बैठी हुई लॉबी को दिक्कत है। कहा जा रहा है कि सत्ता के करीबी एक बेहद चर्चित उद्योगपति को भी उनके नाम पर दिक्कत है। एक बड़े कॉरपोरेट घराने की तरफ से भी देवेंद्र फडणवीस का विरोध करने की खबरें सामने आ रही है। कौन है वो कॉरपोरेट घराना? कुछ नाम पर्दे में है, पर्दे में ही रहने दीजिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम का विरोध यदि कॉरपोरेट घराना कर रहा है तो उसका कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि संघ के करीब जो कॉरपोरेट घराना माना जाता है वो कॉरपोरेट घराना देवेंद्र फडणवीस का विरोध करने वाले कॉरपोरेट घराने से उसकी बनती नहीं है। 36 का आंकड़ा बताया जाता है। अब कैसे बताया जाता है? दरअसल जिस कॉरपोरेट घराने को संघ का करीबी बताया जाता है, संघ का करीबी माना जाता है, और वही कॉरपोरेट घराना गुजरात लॉबी वाले कॉरपोरेट घराने के पक्ष में नहीं दिखता क्योंकि वो बिजनेस करना जानता है, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जो एक बड़ा कॉरपोरेट घराना है जो आजकल काफी चर्चा में रहता है, उधर से विरोध की बातें आ रही है। एक ये कारण है देवेंद्र फडणवीस को लेकर, एक कारण नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार को लेकर है, तीसरा भी कारण है, वो है महाराष्ट्र की राजनीति में जातीय समीकरणों का ख्याल। महाराष्ट्र की राजनीति, सीधी सी बात है कि हर तीसरा वोटर महाराष्ट्र में मराठा है। मराठा समुदाय ब्राह्मण मुख्यमंत्री जिनकी आबादी केवल 3% है, तो 33% वाला 3% को मुख्यमंत्री स्वीकार करेगा या फिर उन्हें मुख्यमंत्री मानने पर जो चुनावी नतीजा 2019 में दिखा था वही दिख जाएगा फिर से। एक ये खतरा भी है। तो तमाम तरह के ऐसे खतरों के बीच देवेंद्र फडणवीस जैसे खतरों के खिलाड़ी सियासत में जो अब तक सफलतापूर्वक अपनी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते रहे, वो कितने कामयाब होंगे ये देखा जाना है। लेकिन सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब लोगों को क्या लगा था कि देवेंद्र फडणवीस का चुनाव किया था? तो तब बिल्कुल वही फॉर्मूला था जो उत्तर प्रदेश में 2017 में अपनाया गया। 14 में महाराष्ट्र में और 17 में उत्तर प्रदेश में। 14 में महाराष्ट्र में कौन सा फॉर्मूला? महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे के देहावसान के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आ रहे थे पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी। नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं और देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से आते हैं। नितिन गडकरी ब्राह्मण है और देवेंद्र फडणवीस भी ब्राह्मण है। तो नागपुर की राजनीति में एक पैरेलल सेंटर ऑफ पावर, समानांतर सत्ता केंद्र बीजेपी के भीतर खड़ा करना, ब्राह्मण राजनीति में नितिन गडकरी का ग्लैमर कम करना, ये सब बड़े कारण थे जिस वजह से देवेंद्र फडणवीस का चुनाव नितिन गडकरी की राजनीति को कमजोर करने के लिए हर लिहाज से मुफीद मानते हुए किया गया था। यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में अपनाया गया। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो हुआ वो क्या था? योगी आदित्यनाथ का सिलेक्शन के पीछे असली मंशा क्या थी? तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ मोदी से बड़े, नरेंद्र मोदी से बड़े चुनावी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। पहले योगी बाद में मोदी, ये बातें लोगों के बीच आ जाएंगी कि नहीं, योगी ही सबसे बड़े ब्रांड है हिंदुत्व के। किसी ने नहीं सोचा था। उस वक्त तो निशाने पर एक ही चीजें थी, वो सारी बात बीच में भूल जाइए। ये सब आई वॉश की कोशिश थी मनोज झा, मनोज सिन्हा और बाकी लोगों का नाम सामने आना। दरअसल पूरी कवायद थी कि 2014 में राजनाथ सिंह जो भाजपा अध्यक्ष थे, जिनके भाजपा अध्यक्ष रहते भाजपा ने पहली बार बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में छुआ था, उन्हें गृह मंत्री भी बनाना पड़ा था। उनके पॉलिटिकल क्लाउड को, उनकी राजनीतिक धमक को कैसे कम किया जाए? धमक कम करने के लिए जरूरी था कि पूर्वांचल से ही नेता लाया जाए, और पूर्वांचल से उनकी ही जाति का, उनकी ही बिरादरी का, ठाकुर बिरादरी का यदि कोई मिल जाए
तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति थी मोदी शाह के लिए। वही हुआ योगी आदित्यनाथ के सिलेक्शन में। योगी आदित्यनाथ का सिलेक्शन किया गया और राजनाथ सिंह का पॉलिटिकल ग्लैमर धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस उसी फॉर्मूले से 2014 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बेहद ताकतवर छत्रप के रूप में बीजेपी के अंदर से सामने आए, उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस सामने आ रहे थे। अगर तीसरी बार उनकी ताजपोशी होती है तो फिर भूल जाइए कि उत्तराधिकार की होड़ में नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा का सिरमौर कौन। इस होड़ में अमित शाह का नंबर, जो अभी योगी आदित्यनाथ के बाद नंबर 2 माना जा रहा है, क्या वो नंबर 3 पर पहुंच जाएगा? नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस में नंबर 1 पर पहुंचने की होड़ शुरू होगी तो फिर अमित शाह कहां टिकेंगे? यह एक कारण है जिस वजह से देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी को किनारे करने की कवायद चल रही है। अब सवाल उठता है कि देवेंद्र फडणवीस किनारे लगते हैं तो उनकी जगह कौन? महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है। प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले। तो चंद्रशेखर बावनकुले को यदि बनाया जाता है मुख्यमंत्री, तब क्या होगा? चंद्रशेखर बावनकुले के बनाने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है, जो लोग चंद्रशेखर बावनकुले का नाम अंदर खाने, आगे बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं, उसके पक्ष में कई सारे तर्क दे रहे हैं कि वो ओबीसी हैं और महाराष्ट्र में ओबीसी वोटर्स ने ठीक ठाक बड़ी अच्छी संख्या में भाजपा को वोट दिया है, ऐसी बात कही जा रही है। तो एक ओबीसी को मौका दे दिया जाए। एकनाथ खड़से के बाद वो सबसे बड़े ओबीसी नेता के तौर पर भाजपा में उभरे हैं वहां। तो ओबीसी कार्ड के तौर पर चंद्रशेखर बावनकुले का नाम लाया जा रहा है। लेकिन वहां दिक्कत क्या है? वही दिक्कत है जो 2019 में झारखंड में आई थी रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करती है, सामाजिक समूहों का गुलदस्ता बनाने की कोशिश करती है। और उसके लिए गुलदस्ता बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि 18-20% वोट तो पहले से ही उसके फोल्ड से बाहर होते हैं, जो सिर्फ इस मानसिकता से वोट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। तो उसे अपनी इनिंग खेलनी होती है बचे हुए वोटर्स के बीच। मतलब किसी को खेलने के लिए 50 ओवर मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को खेलने के लिए 35 ओवर ही मिलते हैं। 15 ओवर के बारे में वो सोच ही नहीं सकती। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के वोट उनको मिलते ही नहीं है अधिकांश मौके पर। अब सवाल उठता है कि जब सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता बनाने की कोशिश बीजेपी करती है, सोशल इंजीनियरिंग करती है, तो उस सोशल इंजीनियरिंग में चंद्रशेखर बावनकुले कैसे रघुवर दास साबित हो जाएंगे? दरअसल भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग कैसे हुई? एक ओबीसी नेता के तौर पर 2013-14 में उन्हें ऊपर लाया गया। ओबीसी प्लस हिंदुत्व, इन दोनों का एक मिला जुला स्वरूप जनता के सामने पेश किया गया। अब नरेंद्र मोदी जो सत्ता के साथ साथ होता है, नरेंद्र मोदी ओबीसी के दायरे से धीरे धीरे उनकी पहचान एक समुदाय के नेता के तौर पर होने लगी। हर दौर में हर नेता के साथ हुआ है। कभी कल्याण सिंह के साथ हुआ कि वो पिछड़े वर्गों के नायक से लोध समाज के नेता के रूप में सिमट गए। कभी नीतीश कुमार भी थे, पिछड़े अति पिछड़े के सबसे बड़े पोस्टर बॉय, अब वो एक जाति विशेष में सिमटते जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के साथ तो ये हुआ ही था, उमा भारती के साथ भी हुआ। नरेंद्र मोदी के साथ भी यही हो रहा है कि उनकी जो बिरादरी है मोड़ घांची, उससे मिलते जुलते काम करने वाले लोगों को हिंदी भाषी भारत और महाराष्ट्र में तेली समुदाय माना जाता है, जो तेल का काम करते थे, पहले तेल पेरने का। नरेंद्र मोदी ने चुनाव सभा में कह भी दिया था, शायद छत्तीसगढ़ में, कि कहीं राठौड़ कहते हैं, कहीं साहू कहते हैं, कहीं तेली कहते हैं उनकी बिरादरी को। चंद्रशेखर बावनकुले भी उसी समुदाय से हैं। महाराष्ट्र में उनकी जाति को तेली जाति कहा जाता है। रघुवर दास भी झारखंड में तेली समुदाय से ही थे। अब सवाल उठता है कि एक ही समुदाय का प्रधानमंत्री, एक ही समुदाय का मुख्यमंत्री, फिर कौन सा सामाजिक समीकरण बनेगा? ओबीसी के भीतर भी एक रिसेंटमेंट की भावना उत्पन्न होगी कि ऊपर भी एक ही बिरादरी का और कमोबेश उसी बिरादरी का आदमी राज्य में भी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो उस परिस्थिति से बीजेपी कैसे निपटेगी? झारखंड वाला हाल तो नहीं होगा कि अगली बार मुख्यमंत्री हार गए।
तो चंद्रशेखर बावनकुले ओबीसी चेहरे के आधार पर तो फिट बैठते हैं कि मराठा डोमिनेंस का मुकाबला 3% ब्राह्मण वोटों से नहीं बल्कि एक ठीक ठाक संख्या वाली ओबीसी से हो सकता है। लेकिन जहां पर बात उससे भी एक पैरामीटर नीचे बिरादरी पर आती है, वहां पर उनके नाम पर ग्रहण लगना शुरू होता है। अब जरा उसके आगे देखते हैं, मुरलीधर मोहोल की बात हो रही है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पर्दा डालने की कोशिश की है कि वो नहीं है, वो केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, पुणे के सांसद हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस की तरह मेयर रहे, मराठा समुदाय से आते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि शरद पवार के दौर में, शरद पवार जैसे मराठा क्षत्रप के रहते हुए, वाईबी चौहान के बाद के दौर का सबसे बड़ा मराठा क्षत्रप, उनके रहते हुए तो कांग्रेस पार्टी ने मराठा मुख्यमंत्री बनाकर शरद पवार का क्लाउड तोड़ने में कामयाबी हासिल की नहीं, तो भाजपा कैसे कर लेगी। अब लालू यादव के रहते बिहार में कोई यादव नेता उनसे बड़ा हो कैसे सकता है। वही स्थिति महाराष्ट्र में शरद पवार की है कि शरद पवार से बड़ा मराठा नेता कैसे बीजेपी खड़ा कर लेगी, और फिर मराठा मुख्यमंत्री बनाएगी तो नॉन मराठा वोट जो मिला है, फिर उन वोटर को क्या जवाब देगी। मुरलीधर मोहोल के बारे में ये एक सबसे बड़ा उनके पक्ष और विपक्ष में जाने वाली चीजें आ रही है कि मराठा को बनाएंगे तो जिन्होंने वोट दिया उनका क्या करें, और मराठा को बनाने के बावजूद मराठा साथ आ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब विलासराव देशमुख शरद पवार से बड़े नेता नहीं हो पाए, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान नहीं हो पाए, तो भला ये कैसे हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे नहीं हो पाए शरद पवार से बड़े नेता, ये कैसे हो जाएंगे। उनके रास्ते में एक रोड़ा ये दिखाई देता है। तो भारतीय जनता पार्टी जितने चेहरे पर दांव लगा रही है, उसमें से एक दांव विनोद तावड़े भी थे। लेकिन जिस तरह से वो कैश वाला कथित मामला सामने आया, जो फुटेज सामने आई, उसके बाद विनोद तावड़े की भूमिका मुंबई में कम, पटना और लखनऊ में ज्यादा बड़ी दिखाई देती है कि फिलहाल उन्हें संगठन का काम ही करते रहना होगा। अमित शाह के वो बेहद विश्वास पात्र हैं, और अगर चुनाव के ठीक पहले वो घटना नहीं हुई होती तो सवाल ही नहीं था कि इस परिस्थिति में जो इतना कंफ्यूजन है, विनोद तावड़े का नाम कोई किनारे कर पाता। उस घटना ने विनोद तावड़े के मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर फिलहाल ग्रहण लगा दिया है। लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोकने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने से जिन खतरों को महसूस कर रही है, क्या उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो रिप्लेसमेंट देवेंद्र फडणवीस वाले खतरे से ज्यादा बड़ा खतरा तो नहीं हो जाएगा। संतुलन की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स हो या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो, उसको करने के लिए संतुलन की राजनीति सबसे जरूरी होती है। और उस संतुलन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सामने आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति है कि आखिर फडणवीस नहीं तो कौन, फडणवीस नहीं तो कौन का सवाल महाराष्ट्र के वोटर्स के बीच भी है, भारतीय जनता पार्टी के कैडर के बीच भी है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी को चुनौती देना चाहते हैं उनके लिए तो है ही। तो देखते हैं फैसला कब और कैसे होता है। एक हफ्ते तो बीत गए और संयोगवश आज 30 नवंबर है। 30 नवंबर को जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 30 नवंबर को आज 2024 है। ठीक 35 साल पहले दिल्ली के साउथ एवेन्यू इलाके में एक बड़े वकील के साथ जो घटना हो गई थी, तब मामला मुख्यमंत्री का नहीं था, तब मामला प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का था। तो तब प्रधानमंत्री की रार फंसी थी 30 नवंबर को, और एक वकील साहब पिट गए थे। आज मुख्यमंत्री की रार फंसी है। उम्मीद है कि यहां लोकतांत्रिक ढंग से फैसला होगा, क्योंकि यही रवायत है। वकील साहब वाली घटना यहां पर नहीं होगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई है, होनी भी नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।